ये शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में क्या क्या विविधता है। ये एक सुभाषित का श्लोक है संस्कृत का। इसमें कहा गया है कि बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उन्हें फल भी दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाइयां सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया वे दूसरों को ही देते हैं। कहने का मतलब कि दूसरा के बड़ा वृक्ष खड़ा रहेगा, जैसे बड़ा वो खड़ा है लेकिन दूसरा का छाया फल देता है, उससे ही बड़ा आदमी भी कठिनाई सह के दूसरा के कल्याण करता है। चलिए शुरू करते हैं। क्रियाकलाप से एनसीईआरटी है, इसमें क्रियाकलाप के बारे में ज़्यादा होगा। कल वर्षा हुआ था। वर्षा के बाद क्या हुआ कि सुहावनी सुबह है। उसके बाद विज्ञान की एक शिक्षिका सुलेखा नाम की है, वो नेचर वॉक के लिए डॉक्टर रघु और मानी राम चाचा को बुलाती है। दोनों के बुलावल गई। दोनों के बुलैला के बाद रघु क्या थे, वो अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक थे और मनी राम चाचा वहीं स्कूल के बगल में वो आदमी ना रहा कि वो बैठा रहा स्कूल के बगल में घर बा, तो वो एक वरिष्ठ नागरिक थे। ठीक है, समझे आप लोग। मनीराम चाचा जो रहन, जैसे गांव में कोई आदमी तो देखे होंगे आप लोग जो कुत्ता की आवाज़ बिल्ली की आवाज़ निकालते थे, उसी टाइप के मनीराम चाचा थे जो विभिन्न पक्षियों की आवाज़ निकालते थे। वो जब घुमाने ले गए सब बच्चों को तो बोले कि देखिए किसी जानवर को डिस्टर्ब नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, जो खोजिए उसमें लिखिए कौन सा जानवर कैसा है। परामर्श दिया कि नोटबुक पेन और पानी ले चले, पार्क में गंध विविधता को महसूस करिए, किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है, कैसा बड़ा वृक्ष है छोटा वृक्ष है, कौन सा है, कौन सा चिड़ै कैसे बोलता है। तो मनीराम चाचा नकल करके भी दिखाए कि देखो ऐसे नकल ऐसे बोले हम चिड़ै, कुत्ता को भो भो आदमी बोल दे नहीं देता है, वैसे वो बोल के दिखाए। ऐसे करते करते ये अवलोकन करिए, उसको आप लिखिए। बुक पर बोला गया कि आप लिखिए और लिख के उसको समझने के कोशिश करिए कि विविधता कैसा है, कैसे उसमें विविधता पाया गया। ये चैप्टर में विविधता है तो उसमें देखा गया। अब जो शिक्षक थे कि वो कार्यक्रम बनाया, वो सब पौधे कीड़ पक्षियों को अवलोकन किया, गर्म ठंडा तेज हवा सबको अंकित करें। टोटल चीज़ बताया गया कि किसी को छेड़छाड़ नहीं। सब मतलब कि एक जैसे नहीं घूमने जाते होंगे आप टीचर के साथ है तो टीचर बताते होंगे कि देखिए किसी जानवर कुछ खाने नहीं देना। जैसे आप पटना जू में जाइए, कहीं भी पार्क में जाइए, वहाँ पर किसी जानवर कुछ देना नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना है, पौधा के नहीं तोड़ना है। वैसे जैसे गए तो उसमें घास देखे, तुलसी के पेड़ था, गुड़हल था। तो इसमें हमको ये भी जानना है कि एग्ज़ाम में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हैं तो आपको क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सामान्य घास कोमल और पत्ता होता है, इसमें पत्तियां कैसे, तने के विभिन्न बिंदुओं से एक कांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है, हरी पत्तियां होती हैं। लेकिन देखिए ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन 2 नंबर पॉइंट, जो तुलसी होता है इसके फूल का रंग बैगनी और गुलाबी होता है। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी छोड़ के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कठोर और पतला पत्तियां जोड़ी एक दूसरे को सम्मुख व्यवस्थित होती है। ये गुड़हल कठोर होता है, नीम का मिला, और जो मिला उसको एक डायरी में लिखने को कहा गया। हमको एनसीईआरटी को समराइज करते हुए उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट करते हुए चल रहे हैं। तुलसी से यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, तुलसी के फूल कैसे होते हैं, तो गुलाबी और बैगनी फूल। अब देखिए कुछ लंबा छोटा कठोर ये तना वाला आकृति मिला, पौधे के सुगंध मिला, जंतुओं को सूची बनाया। जैसे अब उसमें गए तो पौधे के साथ जंतु ही मिला, जैसे कौवा मिला, कहाँ पर आता था, वृक्ष पर आता था। वो कौवा कभी कहा होता है लकड़ी लेके घोंसला बनाने के लिए, तो उसी तरह लिखा गया। इसमें एक प्रश्न बनता है कि चींटी के कितने पाद होते हैं। चींटी के 6 पाद होते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, मिट्टी एवं बीलों में रहते हैं। गाय देखा, अन्न भी देखा, जो देखा उसको लिखते हुए चलते रहना है और आगे बढ़ते चलना है। अब विद्यालय जाकर वातावरण का अवलोकन, जैसे विद्यालय हम जा रहे हैं तो रोज वातावरण का अवलोकन करें, क्या क्या देख रहे हैं, कौन सा जंतु कैसे क्या कर रहा है, सबको लिखना है। जैसे फिर क्रियाकलाप 2 में हुआ कि 30 सेकंड तक अपनी आँख को बंद करें, दिमाग में सोचे कौन सा चिड़िया है, उसको श्याम पटल को बनाए। देखिए कोई ये बनाए, कोई ये बनाए, जो चित्र सोचा सब बनाया है। कितनी विविधता, इसमें भी लोग विविधता की तरह सोचे हैं। तो इसी तरह से हुआ कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, जंतु
की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र में जैव विविधता से प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। मतलब कहे मतलब जैव विविधता का हुआ अलग अलग, जैसे किसी विशेष क्षेत्र में पौधे एवं जंतु की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग है। जैसे पौधे एवं जंतु की जो विविधता है उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है, और किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की अलग अलग भूमिका होती है। जैसे हर सदस्य, जैसे कोई जैव विविधता है, जैसे आप लोग 10 दोस्त हैं और सब में कुछ ना कुछ अलग है और वही सब का भाग है जैव विविधता। उसी तरह से पौधे एवं जंतुओं का समूह कैसे बनाए, जैसे अब पौधे और जंतु का समूह कैसे बनाना है इसके बारे में है। जैसे घूमे गए, जैसे एकत्रित कीजिए अपनी पुरानी पत्रिकाओं, समाचार चार्ट, चित्र काट कर उन्हें अलग अलग चित्र काट चिपकाए। ये 500 विद्यार्थी को बोला गया कि ऐसे समूह बनाना है, क्या विशेषता के आधार पर कौन कैसा है, कौन उसके बारे में क्या है, उससे ही उस सबको बना के अपना बनाना है। ये सब क्लास 6 के एनसीईआरटी है। जैसे फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, कठोर या कोमल तना है, खान पान का स्वभाव, रहने का स्थान, इस सब के आधार पर आप समराइज कर सकते हैं कैसे आधार है कि कैसे विविधता बना सकते हैं। संभवतः अपने जंतुओं की विशेषता के आधार पर समूह बनाए। जंतु की क्या विशेषता है, रहेगा क्या है, उस आधार पर बनाइए। पौधों का समूह कैसे बनाएं, पौधा का समूह कैसे बनाना है कि पौधे के तने, मोटाई, ऊंचाई, कठोरता भिन्न भिन्न है, उसका रंग, आकार, फूल का आकार क्या है, उस आधार पर बनाइए। कोई शाख है, झाड़ी है रूप में दिया जा सकता है, उसके बारे में बनाइए, विविधता बनाइए। आइए उसको समूह बनाने के बारे में बताया गया कैसे समूह बनाना है। समूह बनाना, उसके बाद देखिए कि ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधे का समूह, जैसे आम का ऊंचाई का है, तना का प्रकृति का है, कोमल है, मोटा है, तना से ऊंचाई है, क्या वृक्ष में है। जैसे गुलाब और टमाटर, ये अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको कंफ्यूज हो सकता है। गुलाब किस पादप समूह का है, गुलाब आप झाड़ी है, और टमाटर शाख है। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो गुलाब और टमाटर आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गुलाब क्या है, झाड़ी है, और टमाटर शाख है। आगे बढ़ते हैं, शाख, झाड़ी। देखिए अब तीनों चीज़ के बारे में जानिए कि वृक्ष किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, और शाख किसे कहते हैं। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जैसे कुछ पौधे ऊंचे होते हैं और उसे तने मोटे, कठोर, भूरे एवं काष्ठीय लकड़ी जैसे होती है। उसकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई पर निकलकर आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। मतलब कि ऊंचा हो, जैसे देख रहे हो आम का पेड़ है कितना बड़ा है, इसे ही वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, जैसे 2.3 में आम का वृक्ष है, ये इसके बारे में। देखिए झाड़ी देख रहे हो कैसा है, और झाड़ी और शाख में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। कुछ पौधे के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्रायः इस प्रकार के पौधों में अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर, लेकिन वृक्ष के तने इतने मोटे नहीं होते। ये पौधे को झाड़ी कहा जाता है। जैसे ये जो है, इसका जो डंठल है देखते हैं कठोर होता है, लेकिन इसका डंठल मुलायम होता है, कोमल होता है। ये कठोर होता है लेकिन वृक्ष की तरह नहीं होते, मोटे नहीं होते, उसे ही झाड़ी कहा जाता है। जैसे गुलाब का पौधा झाड़ी है। अब देखते हैं कि शाख किसे कहते हैं। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और इसके तने कोमल एवं हरे होते हैं। शाख किसे कहते हैं, कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उसके तने कोमल और हरे होते हैं, उसे शाख कहते हैं। जैसे टमाटर का पौधा आकार में छोटे हैं और इसके तने जो होते हैं कोमल एवं हरा होता है, उसे ही शाख कहते हैं। अब देखिए कुछ पौधे, ये शाख समझ लिए। कुछ पौधे के तने दुर्बल होते हैं और उसको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, उसे आरोही लता, क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैल कर बढ़ते हैं और उसे विसर्पी, जैसे आरोही लता नहीं होता है, अमर लता पेड़ पर हरा हरा पूरा दम चढ़ जाता है, वो आरोही लता होता है। एगो विसर्पी लता जो जमीन पर ही फैलता है, जैसे लौका उका देखते हैं ना कैसे नीचे, विसर्पी लता, क्रीपर कहते हैं। इस तरह आप उसका समूह बनाएं। ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। क्या क्या, वृक्ष, उसके बाद झाड़ी, उसके बाद शाख, उसके बाद आरोही लता, और एक वो विसर्पी लता। विसर्पी मतलब जमीन पर, आरोही मतलब ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये पत्ती के बारे में है। ये जालिका रूपी विन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती है, इसमें जालिका रूपी है। समानांतर ये है
ये समानांतर एक केला की पत्ती है। इस समानांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती, जो घास की पत्ती होता है, देखिए समानांतर विन्यास है। और पत्ती के बारे में देखिए कैसा होता है। इन पत्ती, आप पत्तियों की पतली रेखा देखिए, पत्ती में जो रेखा है इसको देखिए, ये जो है ये रेखा, इसके बारे में बोल रहा है। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास का। आप पौधे की पत्तियों की पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को सिरा, जो पत्तों की पत्ती होता है उस पर जो रेखाएं होती है इसे ही सिराएं कहते हैं। ठीक है, सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहा जाता है। ठीक है, कुछ से पत्तियों में मोटी मध्य सिराएं दोनों सिराओं को एक जाल जैसे पैटर्न में देख सकते हैं। इस पैटर्न को जलिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं, गुड़हल की पत्ती जिसमें है। ठीक है, समानांतर सिरा विन्यास, केले और घास की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास है। अभी सब देखें, अब क्रियाकलाप है कि क्या क्या कहे, पौधे को देखें। जैसे सरसों में कौन सी जड़ के बारे में देखना है, जड़ को निकाले धोए देखे कैसा है, उसको डाल दे रहे हैं तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सरसों के जड़ में मूसला जड़ होती है। ठीक है, और घास का जो जड़ तंत्र होता है झकड़ा रेशेदार तंत्र होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि मूसला जड़ क्या होता है और झकेदार क्या होता है। सरसों के पौधे की जड़ों में ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधों की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकली है। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मतलब एक वो जड़ है, इनमें से बहुते जड़ देखिए निकला है, जैसे है ना, इसे ही मूसला जड़ कहते हैं। जैसे गुड़हल का पौधा मूसला जड़ का उदाहरण है। ठीक है, जड़ों जैसे एक झकड़ा एवं रेशेदार जड़ होता है। जैसे लेमन घास में जो जड़ है झकड़ा रेशेदार है। जैसे घास कबारते होंगे तो देखते नहीं है कैसा जड़ होता है, वैसा ही है। अब यही मूसला जड़ होती है। समानांतर सिरा विन्यास होता है, झकड़ा तन होती है। जैसे लेमन घास के पौधों में झकड़ा जड़े, पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास। जिसमें समानांतर सिरा विन्यास होता है उसमें झकड़ा जड़ें होती है। यानी जिसमें समानांतर सिरा विन्यास होता है उसमें झकड़ा जड़ें होती है। समानांतर जिस पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास उसमें मुजरा जड़ें होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास में झकड़ा जड़ें होती हैं। ये देखिए, सामान्यतः जिस पौधों में जलिका रूपी सिरा विन्यास होती है उसमें मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास से झकड़ा झकड़ा चने में मूसला जड़े, चने के पौधे मूसला जड़े और पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास का एक उदाहरण है। गेहूं का पौधा झकड़ा और पौधी में सिरा विन्यास। यहाँ पर देखिए कि चना और मक्का के 2-3 दिन तक पानी में भिगोइए। भिगोने के बाद देखिएगा कि चना के जो आवरण हट जाएगा, बीज की संरचना देखिएगा तो ये चना जो होता है द्विबीजपत्री होता है, लेकिन मक्का के साथ ऐसा नहीं होता है। मक्का एक बीजपत्री ही होता है। जब हटाइएगा तो जैसे 2 हो जाएगा, 2 बीजपत्र, प्रत्येक भाग को बीजपत्र कहते हैं। अगर 2 भाग निकला तो एक भाग बीजपत्र कहते हैं प्रत्येक भाग को, और 2 निकला तो द्विबीजपत्री कहते हैं, जिसे डाइडॉक्सिल या डाइकोटेन कहा जाता है। मक्का का एक पतला बीजपत्र होता है जिसे एक बीजपत्री कहते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री जलिका सिरा विन्यास। और क्या जो द्विबीजपत्री होती है वो जलिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री समानांतर सिरा विन्यास एवं झकड़ा तंत्र होता है। ठीक है, अब देखिए कि जंतुओं का समूह कैसे बना है। जंतु का समूह कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाया गया है। देखिए अब इसका समूह कैसे बने, कौन कौन चीज़ क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, किसके साथ क्या है, कैसे क्या करते हैं, उसका एक देखिए। जैसे पेड़ पर रहता है, गाय रहता है, दूध देता है, कीड़ा कहाँ रहता है, सांप कहाँ रहता है, केकड़ा, ये सब यही इसका सूचीबद्ध करे कौन कहाँ रहता है। इसका एक चार्ट बनाइए। जैसे चींटी कहाँ रहता है, टांग होता है, बकरी चलना कूदना टांग, कबूतर चलना उड़ना पंख, मक्खी क्या करता है, यही सब गति के प्रकार, जंतु के नाम, गति के प्रयुक्त अंग क्या क्या है, इसी तरह आप बनाइए। जैसे जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं, फांद सकते हैं। जंतु के स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख दूसरे अंग होते हैं, चलने की सहायता करते हैं। इसी तरह है, बनाइए आप इसका। ये अब वैज्ञानिक का परिचय है। ये जानकी अम्बाला है। इनका जन्म 1897 से में जन्म हुआ था और 1984 में मरी थी। ये भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। ये पर्यावरण संबंधी कार्यों में प्रति समर्पित थी। ये साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत के पौधों की विविधता का प्रलेखनीय के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी आप जानिए कि साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन क्या है, इसके बारे में देखिए। साइलेंट वैली बचाओ कहानी एक आंदोलन।
कहाँ हुआ था? ये केरल के पालक्काड जनपद में एक जंगल की वास्तविक कहानी है। ये वास्तविक कहानी है। ये अछूते समुंदर और आर्द्र सदाबहार जंगल उसकी समृद्धि जैव विविधता को सुरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उस अमाजनों द्वारा चलाया गया जो अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया। ये जंगल के आसपास नहीं रहते थे। यह संघर्ष कौन सी नदी के तट पर था? कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध प्रस्ताव के 10 वर्षों तक जारी रहा। एक बांध प्रस्तावित था, उसके विरोध में जारी रहा और जाके बाद में सफल हुआ था। ये देखिए विभिन्न परिवेश में, जैसे मछली कहाँ रहता है, भेड़ कहाँ रहता है। तो मछली जो पानी में रहता है, इसका जो शरीर होता है धारारेखीय स्ट्रीम और फन होते हैं इसमें। और इसको देखिए, इसके चलने के लिए टांग होती है। सबका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, अब तुलना करिए, जंतु की सूची बनाइए क्या है। जैसे ऊँट, देवदार के वृक्ष, मछली, सूअर, ये सब सूची। जैसे मरुस्थल में मोटे मसला तने नागफनी के पौधा। मरुस्थल में काहे पौधा होता है? क्योंकि पानी की कमी है। ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र में देवदार के वृक्ष होते हैं। इसी तरह देखिए, अब ये ऊँट है, ये खूर इसका देखिए, दो ये भी ऊँट है और ये भी ऊँट है। ये कहाँ है? ये ठंडा प्रदेश में होता है ये, और एक गर्म मरुस्थल में। ये देखिए एक ही कुबाड़ है। यहाँ पर कितने कुबाड़ है? 2 कुबाड़ है। क्यों? ठंडा में 2 है और जो गर्मी में रहता है वो एक ही। हाँ, आखिर ऐसा क्यों है इसके बारे में देखिए कि आखिर राजस्थान में गर्म की ऊँट, लद्दाख के ठंडे में, ये राजस्थान के हुए और ये लद्दाख के हुए। दोनों भी होते हैं। देखिए दोनों के खूर कैसा है। इसका जो राजस्थान वाला का होता है उसका चौड़ा होता है, क्योंकि बालू पर चलना रहता है और ये धंसता नहीं है, तो चले में आसानी होती है। इसका खूर पतला होता है, ये धंस के आसानी से बर्फ़ में चलते हैं। और इस पर देखिए कितने इससे ज़्यादा बाल भी है, क्योंकि ठंडा में ये 2 कुबड़ है कि खाना कम मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। राजस्थान के मरुस्थल को ऊँट के पैर लंबे होते हैं, चौड़े खूर होते हैं। रेतीले मरुस्थल पर रेत में धंस से बिना चलने में सहायक है। और दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल की तुलना में मोटे होते हैं और छोटे पैर उन्हें पहाड़ी मरुस्थल के क्षेत्र में आसानी से सक्षम बनाता है। यहाँ पर जरूर ध्यान देना कि जो ठंडे प्रदेश की ऊँट होती है उसके 2 कुबाड़ होते हैं और इसका 1 ही कुबाड़ होता है। गर्म मरुस्थल में पाए जाने ऊँटों में 1 कुबाड़ होता है, जबकि भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रखने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थल में पाए जाने ऊँटों के 2 कुबाड़ होते हैं। ये कुबाड़ सर्दियों में अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं, और क्योंकि ठंड मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कुबाड़ से संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से गर्दन तक निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं, जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उन्हें जीवित रखने में सहायक होते हैं। समझे क्यों ऐसा होता है? वो परिस्थिति का अनुकूल बना है तभी वो जी सकते हैं। जैसे रास्ता जो होता है गोबर सूखा देता है, पसीना भी उसको नहीं होता है, कम मूत्र विसर्जित करता है। जैसे नीलगिरी के 16 वन, लाल फूल के बुरांसा क्या है? ये बुरांसा एक पेड़ है, ऊंचाई। ये जैसे नीलगिरी के जो बुरांसा है वो छोटे होते हैं। सिक्किम के जो बुरांसा है वो लंबे पौधे होते हैं। बुरांसा की विभिन्नता होती है। देखिए लाल पौधा ये क्या है? वृक्ष है। ये नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यही देखिए हमने सीखा कि विभिन्न क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधे एवं जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन क्या है? हम अगर तमिलनाडु में में रह रहे हैं, गर्मी में बर्दाश्त रह पा रहे हैं, तो ये अनुकूलन की वजह से। हम अगर कन्याकुमारी में रह पा रहे हैं तो वो अनुकूलन की वजह से। अगर हम कश्मीर में रह रहे हैं तो अनुकूलन की वजह से। सब जगह क्लाइमेट अलग है, लेकिन हम वो हिसाब से अनुकूल रहते हैं। ठीक है, जहाँ वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे आवास कहते हैं। आवास किसे कहते हैं? जहाँ पर पौधे एवं जंतु रहते हैं उसे आवास कहते हैं। देखिए अब एक वैज्ञानिक परिचय डॉक्टर सलीम अली के बारे में देखेंगे। सलीम अली 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1976 में उनको पद्म विभूषण मिला था। ये पक्षियों के वैज्ञानिक थे सलीम अली। ये केवला राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली जो हैं, देखिए इनको, ये पक्षियों के में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्ग आवास को प्रलेखित किया। उन्होंने
पक्षियों को अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उस क्षेत्रों के संरक्षण को उपाय किया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर ये राजस्थान में है और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य मांड्या ये कर्नाटक में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवलादेव भरतपुर और रंगनाथट्टी पक्षी अभयारण्य मांड्या ये कर्नाटक में, केवलादेव भरतपुर ये राजस्थान में। ठीक है। उन्होंने 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला भी लिखी। इन्हें भारत का पक्षी पुरुष बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सलीम अली जी को, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है, उनके याद में बनाया गया है। सलीम अली के बारे में देखिए। सलीम अली पक्षियों के विविधता को अवलोकन किया था। उन्होंने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि पूरा भ्रमण किए थे सलीम अली जी, और अध्ययन किए कि कौन सा उसका मार्ग है, क्या है। तो उन्हीं में जैसे वो बहुत ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण है, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। भरतपुर राजस्थान में है। रंगनाथिट्ट पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, कर्नाटक में। मांड्या पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कर्नाटक में। सलीम अली को भारतीय पुरुष पक्षी यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया किया जाता है और 1976 में उसे पद्म विभूषण भी दिया गया था। जैसे थल में जो रहता है उसको थलीय आवास कहते हैं, जल में रहता है तो जलीय आवास कहते हैं, जो दोनों पर आता है जैसे मेढक उसे उभयचर कहते हैं। अब ये देखिए कि जैसे कोई भी चीज़ का, जैसे किसी को, जैसे मछली जल में रहती है, अगर उसे जल ना मिले तो क्या होगा, उसकी संख्या धीरे धीरे घट जाएगी। अगर बकरी को घास नहीं मिलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मरेगी और उसकी जनसंख्या घटेगी। उसी को संरक्षित करने के लिए कुछ योजनाएं सरकार ने चालू की थी। जैसे बंगाल टाइगर की संख्या दिन पर दिन घट रही थी, तो 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। चीता की संख्या घटने लगा तो उसे पुनर्स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया। उसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में गोंडवाना के आवास को संरक्षित करने के लिए भी परियोजनाएं शुरू की गई। ठीक है। ये एक पारंपरिक रूप से संरक्षित है। पवित्र उपवन। पवित्र उपवन क्या है, एक आबादित वन क्षेत्र है जिसका आकार बहुत छोटा से लेकर बहुत बड़ा है। इसमें आप ना किसी को काट सकते हैं, ना हानि पहुंचाने की अनुमति है। इसे पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से सुरक्षित जैव संपदा है। इसे पवित्र उपवन का पास, जैसे पश्चिमी घाट का एक पवित्र उपवन है, देखिए कैसा है, एकदम लता टाइप। इसको, इसमें आप जाइए लेकिन कट करना, कुछ को हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, अनुकूलन पढ़े, उभयचर पढ़े, जलीय पढ़े, जैव विविधता पढ़े, बीजपत्र पढ़े, द्विबीजपत्रीय पौधे पढ़े, झकड़ा जड़ पढ़े, आवास पढ़े, शाक पढ़े, एक बीजपत्रीय पौधा पढ़े, समानांतर शिला विन्यास पढ़े, जलिका रूपी शिरा विन्यास पढ़े, पवित्र उपवन पढ़े, झाड़ियाँ, मूसला जड़, थलीय, वृक्ष, शिरा विन्यास, संबंध ढूंढना, अंकित करना, अवलोकन करना, समूह बनाना, अन्वेषण करना, सृजन करना, तुलना करना, विश्लेषण करना, ये सब चीज़ इस बुक में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। सारांश क्या निकल के आता है, मुख्य बिंदु है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं मुख्य बिंदु। जैसे देखते हैं, हम विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं से घिरे हैं। पौधे और जंतुओं की ऐसी जैव विविधता जैव विविधता का एक भाग है। सही है, हम विभिन्न प्रकार से घिरे हुए हैं। पौधे और जंतुओं के समूह उनके बीच समानता और विभिन्नता के आधार पर बनाया जा सकते हैं। सही है। पौधे में जड़, तना, फूल, पत्ती इत्यादि से संबंधित विशेषताओं के आधार पर समानांतर एवं भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये भी हाँ सब पढ़े नहीं कि ये कुछ समानता है, कुछ विभिन्नता है। पौधे और जंतु को उसकी समानता विशेषता के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन भी कहा जाता है। जैसे उसको समान क्या बोला कि विशेषता और जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसके आधार पर हम बांट रहे हैं और उसको समूहन भी किए। पौधों को उसकी ऊंचाई, तने का प्रकार, सलाह, पैटर्न के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष के रूप में समय बनाया जा सकता है। सब यही पढ़े। पौधों को उसके बीज पत्रों की संख्या आधार द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री के समय बनाया जा सकता है। सब पढ़े हम लोग। एक बीजपत्री पौधा समानांतर पत्तियों के समानांतर सिरा प्रदर्शित करते हैं और उन्हें झकड़ा रेशेदार जड़ पाई जाती है। जो एक बीजपत्रीय होगा उसमें झकड़ा रेशेदार जड़ पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्रीय में होता है उसमें जलिका रूपी सिरा विन्यास पाए जाते हैं, उसमें मूसला जड़ पाई जाती है। विभिन्न जंतुओं को अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। गति के आधार पर उन्हें समूह बनाया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता निम्न पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पौधे एवं जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूलन कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे आवास कहते हैं।
आवास के आधार पर जंतु और पौधों को थलीय एवं जलीय रूप में समूह बनाया जा सकता है। आवास के आधार पर पौधों को थलीय एवं जलीय रूप में समूह बनाया जा सकता है। आवास की क्षति से जैव विविधता को हानि होती है। आवास की अगर क्षति होता है तो जैव विविधता की हानि होती है, क्योंकि पौधे और जंतु अपने निवास, भोजन और संसाधन से वंचित हो जाते हैं। हमें अपने ग्रह पर जीवन को परिपूर्ण निर्माण करने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पौधे एवं जंतु बच सके और फलते फूलते रहें। सही है। अब ये जो आइए और अधिक सीख है क्या है, यदि दो प्रकार के बीज दिए गए, आप इन पौधों के जड़ों की पत्तियों को शिलान्यास में अंतर पाते हैं। ये देखिए, ये सब देखना है आपको, सीखना है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पर्वतीय बकरी, मैदानी बकरी। देखिए पर्वतीय बकरी में ऊन रहता है, पौधे में क्या पत्तियाँ होती है, क्या जलवायु होती है, सब सीखे वाला चीज़ है। देखिए पूरा आई और सीखे। अब इसका आपको क्या, एक भारतीय वैज्ञानिक जो हम लोग पढ़े उनके बारे जैव विविधता के संरक्षण दिशा में काम की इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट बनाए। ये सब क्वेश्चन है, इसके बारे में अब देखिए, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।